सहज सुखासन की स्थिति में बैठें। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठें। न झुककर बैठें न तन कर बैठें, सहज सुखपूर्वक सीधा बैठें। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नादरूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबे गहरी श्वास भर लें। से नीचे रख लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आ रही श्वास को आते हुए और जा रही प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। लौटने वाली प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास इस देह के कण कण में, रोम रोम में, एक एक अणु परमाणु में हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में कुछ इस कदर घुल मिल जा रही है मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। आने वाली श्वास के साथ अनुभव में आने वाली परिपूर्णता और जाने वाले प्रश्वास के साथ अनुभव में आने वाली रिक्तता, इन्हें पृथक पृथक अनुभव कर लें। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए यह परिपूर्णता भी अपने चरम बिंदु तक पहुंच रही है और रिक्तता भी अपने चरम बिंदु तक। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के साथ वायु के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू कर दें।
यह सहज प्रवाहित वायु अपने स्वाभाविक वेग से बहते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक पहुंच जाए तब तक गिनती चले। जैसे ही प्रवाह की दिशा बदले गिनती बदल दे। अपने स्वाभाविक वेग से बहकर निकल जाती यह प्रश्वास अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता के चरम बिंदु तक पहुंच गई तब तक गिनती चले। चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है, पुनः पुनः गिनती बदले। आने वाली श्वास के साथ पृथक गिनती गिने और जाने वाली प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा ले। आने वाली श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जाने वाली प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही है, यह भलीभांति जांच ले, परख ले। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि आने वाली श्वास की तुलना में जाने वाली प्रश्वास 2 गुना समय लेकर निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनर्नुभव हो, सहज भाव से बहकर आती श्वास को परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आते हुए देखें और गिनती गिनते चले। जितनी गिनती हुई ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलनी प्रारंभ हो, अपनी आत्मचेतना का एक अंकुश एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कर दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे। ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद वेग से बहते हुए 2 गुना समय लेकर निकले। इसी अभ्यास को बार बार दोहराएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाए, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली हर श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार दोहराते जाए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ अब हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। यह उत्तरोत्तर अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। धीरे धीरे ये हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है। अब यह हमारी आदत में ढलता जा रहा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, अब धीरे धीरे नियंत्रण के सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में स्थानांतरित हो गए। चेतन मन निष्क्रिय पड़ गया है। सारे कॉन्शियस कंट्रोल छूट गए। अब कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सहज भाव से आती श्वास और उतने ही सहज भाव से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली हर श्वास की तुलना में जाने वाली प्रश्वास अपने सहज प्रभाव में बहते हुए भी 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज संतुलित और लयबद्ध हुई श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए अब हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। लंबी गहरी श्वास भरते हुए सीना फुलाते जाए। अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य से परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भरें और कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास। धीमी किंतु लयबद्ध गति से क्रमशः कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, उत्तर उत्तर सीना नीचे और गहन प्रश्वास, नाभि का संकुचन करते हुए और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल मन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल मन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल मन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास,
मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलवन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मन प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूलमन शिथिल, नाभि शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। स्वर परीक्षण कर लें, मुद्रा धारण करें। जो स्वर तीव्र वेग से चल रहा है उसको खुला रखना है, जो मंद से उसको बंद रखना। अनुलोम विलोम के दो आवृत्तियां, एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति के बीच में कुछ अंतराल देते हुए दो आवृत्तियां अनुलोम विलोम के, अंतर कुंभक बहिर्कुंभक दोनों के साथ। तो जो स्वर तीव्र वेग से चल रहा है उसको खुला रखना है, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक कर अंतर कुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन करते हुए बंधों पर और गति पर दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। रेचन में सदैव समय दुगना लगाएं। परिपूर्ण रेचन के अंत में बंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध छोड़ते हुए जिस स्वर से बाह्य कुंभक किया था उसी से अंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। रेचन में सदैव पूरक की तुलना में समय दुगना लगाएं। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, हाथ नीचे, 2-3 लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। श्वासों पर नियंत्रण बना रहे, वो अनियंत्रित ना हो, इसलिए एक आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति के बीच थोड़ा अंतराल दें। दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करेंगे, फिर एक स्वर खुला एक बंद। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक अंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। रेचन में सदैव पूरक की तुलना में समय दुगना लगाएं। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से वायु कुंभक है उसी से अंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। रेचन में सदैव समय दुगना लगाएं। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, हाथ नीचे, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। और यहाँ से कुंडलिनी के विषय में प्रवेश। पहला प्रयोग शक्ति चालिनी मुद्रा। बाएं नथुना बंद रखना है, दाहिने से पूरक आंतर कुंभक। पहले पूरी प्रक्रिया समझ लें एक बार। बाएं नथुना बंद रहेगा, दाहिने से पूरक आंतर कुंभक।
मंद वेग से बाएं से रेचन बाह्य कुंभक, और बाह्य कुंभक की स्थिति में मलद्वार की मांसपेशियों का बलपूर्वक संकुचन विमोचन। बाएं नसुना बंद कर लें, दाहिने स्वर से पूरक करें, अंतर कुंभक करें। मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक की दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं जब तक श्वास बाहर ही रुके। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंद शिथिल सहज साधारण श्वास। आघात जनित संवेग, मांसपेशियों की हलचल से उत्पन्न तरंगें इन मांसपेशियों के स्नाविक नियंत्रण केंद्र तक रीढ़ के अंतिम छोर पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है, जहाँ ये स्पंदन अनुभव रहे हैं, जहाँ वो टकराट अनुभव हुई है, वहीं ध्यान केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर इस समय घनीभूत हुए यही मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। एक बार पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे ताकि हमारी अनुभूति और स्पष्ट हो जाए। बाएं नसुना बंद, दाहिने से पूरक करें, अंतर कुंभक करें। मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक की दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंद शिथिल। उत्तर प्रचंड होते संवेग, तीव्र होते स्पंदन, उन्हें आत्मसात करें। मूलाधार चक्र की स्थिति अब हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आ गई है, मानो हमने उसका साक्षात दर्शन ही कर लिया है। जहाँ संवेग घनीभूत हुए हैं वहीं मन स्वाभाविक रूप से घनीभूत होने लगा है, वहीं केंद्रित हो रहा है। दूसरा प्रयोग वज्रोली मुद्रा। दोनों स्वर से पूरक, अंतर कुंभक, दोनों स्वर से रेचन बाह्य कुंभक और बाह्य कुंभक की स्थिति में वज्र नाड़ी का संकुचन विमोचन। दोनों स्वर से पूरक करें, अंतर कुंभक करें। मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक की दशा में बलपूर्वक वज्र नाड़ी का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं जब तक कुंभक बाह्य रह सके। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंद शिथिल। सहज साधारण श्वास। मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगें इन मांसपेशियों के स्नाविक नियंत्रण केंद्र तक पेड़ू के पीछे रीढ़ पर मूलाधार से लगभग 4 अंगुलों पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है वहीं ध्यान केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। यही स्वादिष्ठान चक्र है। पहचान और स्पष्ट होती जा रही है। प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। एक बार पुनः दोहराएंगे यही क्रिया। दोनों स्वर से परिपूर्ण पूरक, आंतर कुंभक, मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन
गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चन के अंदर में तुरंत वायु कुंभक दशा में बलपूर्वक अधनाड़ी का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, उत्तरोत्तर और प्रचंड होते सौम्य और तीव्र होते स्पंदन, स्वादिष्ठान चक्र का साक्षात दर्शन, प्रत्यक्ष बोध, पहचान स्पष्ट हो गई है। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। तब अपन कल बात कर रहे थे तीसरे सोपान पर चलने की, यानी मणिपुर चक्र। तो कल हमने थोड़ा सा अपने पाचन तंत्र के बारे में संक्षेप में बात की थी और कुछ जो पाचन को चुस्त दुरुस्त रखने के जो प्राकृतिक नियम हैं उनके बारे में बात की थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण नियम जो कल हम मिस कर गए, जितने प्राकृतिक प्रवाह शरीर के हैं उनको कभी अनसुना नहीं करना। हम अक्सर अनसुना करते हैं, जैसे भूख लगते समय भूख नहीं खाना नहीं खाना, ये एक उसका उपेक्षा है उसकी। ऐसे कई बार हमको वॉशरूम जाना है, प्रेशर बना हुआ है और हम अक्सर टॉलरेट करते हैं। किसी काम में फंसे हुए हैं, किसी ज़रूरी मीटिंग में हैं, या कुछ लोगों के बीच में से उठ करके जाने में संकोच कर रहे हैं और वो हम टॉलरेट करते हैं। तो ये जितने नेचुरल फोर्सेस, कई बार छींक आ रही है और हम नाक बंद करके रोक लेते हैं, जमाई आ रही है हम रोक लेते हैं। ये जितने नेचुरल फोर्सेस हैं ये सब वास्तव में आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुदरत ने बनाए, सारे टॉक्सिन्स को फोर्स आउट कर देने के लिए, और हम उनको रोक लेते हैं। तो ये रोगों का घर है, इसलिए अपने नेचुरल फोर्सेस को कभी नहीं रोकना, उसको तुरंत रिलीज हो जाना। जुकाम हुआ है हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, जबकि वास्तव में वो इस बात का संकेत है कि आपके शरीर ने कुछ एक्स्ट्रा म्यूकस फॉर्म कर दिया है जो स्टोर हो रहा है, तो उसको निकाल दो, वाइप आउट कर दो, तो निकल जाने दो। जुकाम हो रहा है माने बार बार चिकनाई नाक से बाहर आ रही है, आने दो उसको। 2-3 दिन में अपने आप जब उसका लेवल ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा, वो बाहर आना बंद हो जाएगा। और बहुत करना है तो जलनेती कर लो, अगर वो कर लिया तो पहले ही दिन आराम हो जाता है, दूसरे दिन की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों ने सीखा है और किया है तो आपको उसका मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं। तो जितने नेचुरल फोर्सेस हैं उनको कभी नहीं रोकना। अब हमने आज तक तो बड़ी उपेक्षा की है अपने ये हमारा जनरेटर सिस्टम है, पावर यहीं जनरेट होता है सारा, और अगर जनरेटर काम नहीं करेगा तो सब तरफ अंधेरा। यही तो सब दूर आपूर्ति कर रहा है ऊर्जा की, और यहीं अगर अंधकार होगा तो बाकी पूरे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? शरीर ऊर्जाहीन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जिसका पाचन अच्छा उसका जीवन अच्छा, जिसका पाचन बिगड़ा उसका जीवन बिगड़ा। सारे रोगों की नानी है कब्ज, वो माँ की बीमार है। शुरुआत ही वहीं से होती, सारी तकलीफों की, सारी बीमारियों की, सारे रोगों की। सबसे पहले एक मलावरोध शुरू हो जाता है, शरीर में मल रुकने लगता है, और उसके पीछे कारण क्या है ये हम कल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हो तो चुका, अभी तक तो गलतियां कर चुके जब तक कुछ पता नहीं था। आज पहली बार पता चला कि हमारे लाइफ में जो फूड इंटेक है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी क्वालिटी का, उसकी क्वांटिटी का, इवन खाते समय की हमारी मनोदशा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमने आज तक कभी उसको इग्नोर किया था। आज पता चला है तो अभी तक जो गलती हुई उसका सुधार कैसे हो। आगे तो गलती नहीं करेंगे, मान लिया आपकी बात, लेकिन अभी तक जो गलती कर चुके हैं उसका भी तो सुधार होना चाहिए। तो अगली क्रिया जिसका नाम है प्लाविनी प्राणायाम या प्लाविनी कुंभक, ये शब्द प्लवन जो है ये संस्कृत का शब्द है और इसका हिंदी अर्थ होता है तैरना। कौन सी चीज तैर सकती है और कौन सी डूब जाती है?
जो चीज़ भार में हल्की है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, वो तैरता रहेगा। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है वो डूब जाएगा। जिसका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम है वो भारी होगा, वो डूब जाएगा। जिसका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, हल्का है भार में, तैरता रहेगा। आप कब अपने व्यक्तित्व के तल पे, अपने सेहत के तल पे डूबता हुआ या तैरता हुआ महसूस करते? तो जिस दिन सुबह सुबह बाउल क्लियर हो जाए एक स्ट्रोक में, उस दिन के हल्केपन का आप वर्णन नहीं कर सकते। सारा दिन प्रसन्नता रहती। और जिस दिन कब्ज हो जाए उस दिन सारा दिन चिड़चिड़ा रहते हो। एक आपकी पर्सनालिटी में एक बड़ा वजन सा रहता है, भारी भारी, किसी चीज़ में तबीयत नहीं लगती, मन नहीं लगता, मन उचाट रहता है। तो ये कब्ज रहती कहाँ है? तो सॉलिड रेसिड्यूअल्स को शरीर से बाहर निकाल फेंकने का काम बड़ी आंत का है। तो इसका निवास स्थान भी बड़ी आंत है। हमारी छोटी आंत ये इनके इन प्रकार सारे फंक्शन पूरे कर भी दे, तो बचे हुए रेसिड्यूअल्स को जब तक ये बाहर नहीं फेंकेगा तब तक स्पेस क्लीन नहीं होगी, तब तक नई भूख लगने वाली नहीं आपको। क्योंकि जिस दिन आपका कब्ज, उस दिन इच्छा नहीं होती कुछ खाने की। इतना अच्छा व्यंजन भी हो, आपका मन नहीं करता है कि खाएं। अंदर से ही वो बात नहीं आती है ना, क्योंकि शरीर अपनी ज़रूरत जताता है, वो नहीं बता रहा है, क्योंकि अंदर स्पेस है ही नहीं उसके लिए। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे खान पान में दोष था। हमने समय असमय खाया है, ज़रूरत से ज़्यादा खाया है, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो खाई हैं, तो वो जा करके स्टोर हो रही है। अब उनको कैसे बाहर निकालें? तो कल्पना करो एक रबर की नली है जिसके अंदर काई की एक परत जमी हुई है। तो इटसेल्फ जो वो ट्यूब है वो तो फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी हुई है, वो मटेरियल तो फ्लेक्सिबल है, लेकिन इनर लेयर सॉलिड हो गई है, इसलिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट हो गई, उसकी मूवमेंट स्लो हो गई। तो हम क्या करेंगे? दो सिरे पकड़ करके स्ट्रेच कर दो, जो वो उसकी अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी तो फ्लेक्सिबल है, वो खिंच जाएगी। इनर लेयर जो कड़ी है वो उसके दीवारों को छोड़ देगी, छिटक जाएगी। बस यही प्रक्रिया है प्लाविनी प्रणाली। जिसको तैरना नहीं आता वो क्या करता है? एक जुगत लगाता है, भाई मुझे तैरना नहीं आता, मैं क्या करता हूँ? एक रबर की ट्यूब ली, उसमें हवा भर ली, उसको कमर पे बांध लिया और फिर बिंदास आप पानी में तैरते रहो। डूबने का डर नहीं। तो ये डूबने का डर अगर निकालना है तो हमको अपनी इस ट्यूब में भी हवा भरनी पड़ेगी। तो हमारी जो विसरल कैविटी है ये एक्सपैंड हो सकती है, फ्लेक्सिबल है। थोरेसिक कैविटी की अपनी लिमिटेशंस हैं। जितनी थोरेसिक केज है, जितना रिब्स आगे पीछे चल सकते हैं, बस उतना ही एक्सपांड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो इस कैविटी को एक्सपैंड करना, श्वास भरते हुए उदर को गुब्बारे की तरह फुलाओ, इतना फुलाओ बलून की तरह कि मानो अभी नाभि पे से हवा बाहर निकल जाएगी। निकलना नहीं, डरना मत, खूब हवा भरो, प्रेशर क्रिएट हो जाए, पॉजिटिव प्रेशर अंदर से एयर का आपकी नाभि पे। तब जालंधर बंद लगाओ, इन दोनों नथुने बंद करो, पहले जालंधर बंद लगाओ, मूल बंद लगाओ और रिटेन करो उस वायु को अंदर। इससे परिणाम क्या होगा? हमारी जो बड़ी आंत है वो तीन तरफ से घेरे हुए आपके इस विसरल कैविटी। जैसे ये स्ट्रेच होती है उसका असर आपकी आंतों पर भी पड़ता है, वहाँ भी स्ट्रेच हो जाए, उसकी दीवारें तनती है और जितना मल उसके अंदर चिपका हुआ है वो छिटक रहे। जितनी देर आप कंफर्टेबली रिटेन कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो रेचन की क्या प्रक्रिया है वही रहेगी। बंद लगे रहेंगे, दोनों नथुने खोलो, लेना भी दोनों ही स्वर से है, छोड़ना भी दोनों से। तो दोनों नथुने खोल देना, बंद लगे रहेंगे और नाभि का संकुचन करते हुए रेचन करना। जब नाभि पूरी संकुचित करके कंप्लीट एक्सेल आउट कर दो तो बाहर रिटेन करना। तो इसमें हमने आंतों को दो तरह से प्रभावित किया, एक बार स्ट्रेच किया, दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जब नाभि को संकुचित किया तो पूरी विसरल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो वो जो बड़ी आंत की मांसपेशियां वो भी संकुचित होंगी।
वो थोड़ी ना छूती रह जाएंगी उस प्रक्रिया से। तो एक बार खींच दिया, फिर दूसरी बार सिकोड़ दिया। इस हलचल के कारण उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल पहले से इंक्रीज हो गया, और जितना मल छिटका हुआ बाहर निकला उसकी दीवारों को छोड़ करके, अब वो प्रेशर आउट कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को कब्ज की समस्या है, उन लोगों को प्रतिदिन सुबह उठते ही 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी, पीने लायक लुकवार्म वाटर पी लेना चाहिए। और उसके बाद उसको कुंभक उस समय नहीं करना है, पर खूब पेट को गुब्बारे जैसा फुलाना और फिर पूरा पिचकाना, पूरा फुलाना, पूरा पिचकाना, ऐसा 10 से 20 बार। एक हफ्ते में पुरानी से पुरानी कब्ज नष्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेगा, केवल एक हफ्ता रोज करें और फिर इसकी आदत डाल दें। मेक इट योर हैबिट, रोज ही करना। तो वो सुबह का पिया हुआ पानी बाउल को क्लियर करने में, और जब ये हलचल आप करोगे आंतों को क्लियर करने में आपको सपोर्ट करेगा। और बगैर कुल्ला किए सुबह जो पानी पीते हो तो मुंह में जो रात भर में लार इकट्ठा हुई उसमें जो एंजाइम्स बने हैं वो भी सब आपके, तो वो बाउल को क्लियर करने में और सपोर्ट करेगा। तो ये ऊषा पान जिसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, वो उसकी आदत डालें। और अभी अपन प्लाविनी कर लेते हैं, सीख लेते हैं। श्वास भरते समय करना क्या है, फिर पूरी बात फिर समझ लें। पेट को जितना फुला सकते हो उतना फुलाओ। श्वास नॉर्मल आएगा नासिका से, जाना तो हवा फेफड़ों में ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको कॉन्शियसली अपने पेट को फुलाना है। तो फुलाते 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 आप बलून की तरह जितना मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो कर लो। फिर दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। यहाँ ध्यान रखना, जैसे आप मूल बंद लगाओगे आपके नेवल पे से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जब आपने हवा भरी है तो पूरा एयर प्रेशर कहाँ है, नाभि पे। जैसे ही मूल बंद लगाओगे प्रेशर थोड़ा रिलीज होगा, लेकिन उसको उस समय मेंटेन रखना। यहाँ ये समस्या लगभग सभी नए साधकों को आती है। जैसे आप मूल बंद लगाते हो अपन वायु ऊपर आता है, ये प्रेशर रिलीज होने लगता है। तो इस प्रेशर को मेंटेन रखना वहीं, क्योंकि नाभि पर प्रेशर मेंटेन रहेगा तो आंतों पे पूरा खिंचाव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो पेट फुलाते हुए हवा भरी, दोनों नथुने बंद किए, जालंधर बंद, मूल बंद, श्वास अंदर रुका, कंफर्टेबली जितना रोक सको। जब नहीं रुके नाभि का संकुचन करते हुए दोनों नथुनों से छोड़ना, पूरा निकाल दो तो उड़ियान बंद लगाना और श्वास को बाहर रखना। जब वापस लौटना है पहले उड़ियान बंद, फिर मूल बंद, फिर जालंधर बंद छोड़ना, वापस आना। तो पूरी प्रक्रिया स्पष्ट है? कुछ प्रश्न है किसी का? प्लाविनी प्राणायाम, श्वास भरें और पेट फुलाएं। देख लीजिए, मैं फिर कपड़े थोड़े हटा दूं तो आपको ठीक ठीक दिखे प्रक्रिया कैसे हो रही है। पेट है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा? होगा तो निकलेगा। देखिए, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो बचपन, ब्लेडर में हवा भरते हो, फिर प्रेस करके देखते हो ना कि प्रॉपर प्रेशर मेंटेन हुआ नहीं हुआ, तब तो किक लगेगी तो गोल में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। पूरा टाइट हो, ऐसी हवा भरी और अंदर रोकी। जब छोड़ना है दोनों सोच से, विपरीत क्रम से बंदी चित्र। बात समझ में आ गई? बराबर कर लें एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है। बस 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 बाकी सब पहले जैसा किया हुआ है। हम एक एक चीज़ जोड़ते जा रहे हैं आपके अभ्यास में, रोज कुछ ना कुछ नया, उसके कुछ नए प्रभाव। तो श्वास भरें, पेट फुलाएं, रोक लें,
जब घुटन के समय घुटने लगे, मद वेग से दोनों स्वर से लेचन करना प्रारंभ कर दें, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण लेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। बात समझ में आ रही बराबर? मूल बंद तो लगा ही नहीं मेरा, जैसे सांस भरी है मूल बंद छूट जाता है। और जो आपने बोला था बिल्कुल वो चीज़ सही है, प्रैक्टिकल की हुई है, इसलिए पता चलता है। तो दोनों पे कमांड चाहिए, आ जाएगा, अभ्यास है। एक बार वो रिपीट कर लें इसी को। श्वास भरते हुए पेट फुलाना, गुब्बारे जैसा। ये सीना जब ऊपर ला रहे हो तो सीना पेट फूलेगा ही नहीं। सीने को ऊपर आने से रोको, केवल पेट को। ये ऊपर आ रहा है अभी भी, ये आदत पड़ी हुई ना ऐसी हमने श्वास लेने की, उसको उससे विपरीत करना है। अब केवल पेट की तरफ ध्यान दो पूरा, यस, पूरा फुला और रोको। सांस खींचना तो है, यस खींचना, लेकिन बॉडी को हाँ अपलिफ्ट नहीं करना है, केवल पेट को फुलाओ जितना फुला सकते। यस एग्जैक्टली, और रोक लो। ज़्यादातर बंद, मूल नथुने दोनों बंद होने चाहिए, नहीं तो हवा निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। छोड़ते समय दोनों नथुनों से छोड़ना है, मंद वेग से छोड़ना है और नाभि को संकुचन करते हुए छोड़ना है। जब पूरा निकल जाए तो बाह्य कुंभक करना, उड़ियन बंद भी लगा देना। जब बाहर आप कंफर्टेबली रोको, फिर धीरे से वापस आओ, एक एक बंद छोड़ते हुए। कुछ हलचल मालूम पड़ी? अगर कुछ रुकी हुई वायु भी आपके पाचन तंत्र में रुकी हुई होगी, जिससे कई बार पेट में ऐंठन मालूम पड़ती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो सब इसके करते से ही आराम हो जाता है। ये प्लाविनी कुंभक। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है हमारा, इसको भी सुबह सुबह कुंभक मत करो। सुबह जब आप पानी पी के कर रहे हो, उस समय बिना कुंभक के केवल पेट को फुलाना और दबाना, फुलाना और दबाना। इस क्रिया को हम कहते हैं अग्निसार क्रिया। वास्तव में ये अग्निसार है। 20-25 बार कर लो, उतना पर्याप्त है। नेक्स्ट क्रम आता है अब अगला, चौथा चक्र हमारा अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो थोड़ा सा ये समझ ले कि ये सब कैसे काम करता है। एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज हमको अपने इन सारे ऑर्गन्स का होना चाहिए, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि फेफड़ों का क्या काम है, वायु को बाहर से अंदर पहुंचाना और अंदर की वायु को बाहर निकाल देना। और इसके लिए निरंतर ये संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया होती है। जो बलून बने हुए हैं, हवा के गुब्बारे, एल्वोलाइज, उनमें वायु भरता है, वो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। फैलना और सिकुड़ना, ये प्रक्रिया निरंतर चलती है हर श्वास के साथ। और एक सुनिश्चित दिशा से वायु को ग्रहण करना और सुनिश्चित दिशा में सुनिश्चित वेग से प्रसारित कर देना। उसमें आधा पार्ट लंग्स पूरा कर रहे हैं और शेष आधा भाग कौन पूरा करता है? हार्ट। दोनों इसलिए एक जगह इंस्टॉल किए हैं कुदरत ने, कि दोनों आधा आधा काम बांट करके कर रहे हैं बराबर। बाहर से वायु को अंदर तक लाने का काम फेफड़ों ने कर दिया। फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन को आगे कैरी ऑन करने का काम तो हार्ट कर रहा है। वो ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है, तब हार्ट अगर पंप नहीं करेगा तो भी ऑक्सीजन स्प्रेड नहीं होगी बॉडी में। तो हार्ट क्या काम कर रहा है? पंपिंग। जैसे हमारे फ्लूइड पंप्स एक दिशा से सक इन करते हैं और दूसरी दिशा में सक्शन एंड डिलीवरी, दो तरह की सिस्टम है। ऐसे इसमें भी पंपिंग की सिस्टम है। वेन्स हैं और आर्टरीज हैं, दो अलग अलग रास्ते बना रखे हैं और उनमें परफेक्ट प्रोपोर्शन
जैसे 1 HP की एक मोटर आपने लगाई तो उसमें सक्शन की जो व्यवस्था है वो कुछ डिफरेंट होगी और डिलीवरी की व्यवस्था, दोनों के पाइप्स के डायमीटर में अंतर रहता है और एक परफेक्ट रेशियो रहता है। उस रेशियो को मेंटेन करो तो पंप प्रॉपर वर्क करता है। अगर उस रेशियो को आप गड़बड़ा दो, अगर जितनी डायमीटर उस सक्शन पाइप की होनी चाहिए उसकी जगह डिलीवरी पाइप और डिलीवरी पाइप की जगह अगर सक्शन पाइप लगा दो, काम ही नहीं करेगी मोटर, क्योंकि डिलीवरी पाइप थोड़ा कम डायमीटर का होता है और सक्शन पाइप ज़्यादा डायमीटर का। तो कम डायमीटर का अगर सक्शन की जगह लगा दिया तो वो सक नहीं कर पाएगी मोटर अपने पूरे पावर से, और ज़्यादा डायमीटर वाला अगर आपने डिलीवरी पे लगा दिया तो वो फ्लो लास्ट एंड तक जा ही नहीं पाएगा। मोटर की कैपेसिटी जितनी है उस हिसाब से उसका रेशियो मेंटेन होना चाहिए, उस हिसाब से वो पाइप लगनी चाहिए। अब अक्सर होता क्या है, हमारी लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है, हमारा पाचन तंत्र इसके लिए जिम्मेदार है। एक उदाहरण से समझ लो, आप आजकल तो अब पानी की समस्या जितनी गंभीर है तो लगभग हर घर में बोर किया हुआ है। बोर से जो पानी हम बाहर निकालते हैं, जिस समय पानी बाहर आता है क्रिस्टल क्लियर होता है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट, कि कुछ दिखता है उसमें, नज़र कुछ भी नहीं आता। लेकिन सारा दिन भर अगर वो स्थिर पड़ा रहे एक जगह तो बर्तन के तल में कुछ डिपोजिशन हो जाता है। वो माइक्रो क्रिस्टल्स जो सेमी सॉल्युबल थे, टोटल 100% डिजॉल्व अगर हो गए होते तो वो सेपरेट नहीं होते, फिर वो फ्लोइंग वाटर जैसे ही स्टैटिक हुआ वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए और शाम तक तले में नज़र आने लगे। वो थे पानी में, जिस समय आपने उसको उस सोर्स से निकाला तब भी थे, अभी भी है। ऐसे हमारे डाइजेशन के द्वारा पैदा हुआ LDL डिसॉल्व होता है ब्लड में और वो सेमी सॉल्युबल है, इसलिए उसके कण उसकी हमारी आर्टरीज की परतों पर जमने लगते हैं। आप 1-2 साल पुरानी पाइपलाइन किसी प्लम्बर से खुलवा के देखो, अंदर स्केलिंग नज़र आएगा पूरी लाइन पे, वाइट डिपोजिशन, जो वो पदार्थ आपको बर्तनों में जमा हुआ दिखा था, वो फ्लो होते समय भी उसके कण जमते जा रहे हैं। तो गड़बड़ तो हमारे सिस्टम में कि डाइजेशन में वो LDL बन रहा है, प्रोसेस तो वहाँ से गड़बड़ है, उसको सुधारना पड़ेगा। अपन सुधारना कोशिश किए, अगर ये पाचन तंत्र ठीक ठीक काम करने के, जैसे हमने अभी ये प्लाविनी कुंभक किया, इसके एग्जैक्ट इम्पैक्ट कहाँ आ रहे हैं, नाभि के पीछे रीढ़ तक, जहाँ वो नर्व कंट्रोलिंग सेंटर है, मणिपुर चल रहा है। वो अगर ठीक ठीक वर्क करने लगे, उससे एनर्जी प्रॉपर सारे ऑर्गन्स को मिलने लगे तो आपका पाचन तंत्र ठीक ठीक काम करेगा, सारे ऑर्गन्स अपने अपनी जगह प्रॉपर वर्क करेंगे। तो फिर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस बनने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी, लेकिन अभी तो चालू है और इसलिए उनका डिपोजिशन हो रहा है। तो आपने देखा होगा नगर निगम से कई बार आपने कि ड्रेनेज लाइन जब चौक हो जाती है, हम नगर निगम से वाहन बुलवाते हैं, उस वाहन में 2 व्यवस्था रहती है, एक रहता है फ्लूइड पंप और एक कंप्रेसर, और दोनों को एक साथ ऑन किया जाता है। और एयर प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर जब एक साथ पूरी ताकत से उस रास्ते पर दौड़ते हैं तो जितने ऑब्स्टेकल्स हैं उनको दूसरे एंड से बाहर, हमारे पास ये दोनों यंत्र उपलब्ध हैं। हमारा हार्ट हमारा फ्लूइड पंप है और हमारे लंग्स कंप्रेसर। इस फ्लूइड पंप और कंप्रेसर दोनों का जॉइंट इस तरह से उपयोग करना कि वायु के वेग और रक्त के वेग इतने तीव्र हों कि वो पूरी रक्तवाहिनियों में धड़धड़ाता हुआ दौड़े तेज गति से। और ये अगर तेज गति से दौड़ेगा तो फ्रिक्शन होगा दीवारों पर, और फ्रिक्शन के कारण जितने क्रिस्टल्स जमा हुए हैं वो परत कटने लगेगी।
ऐसे डिपोजिशन कम किया जा सकता है। तो इसका कैसे उपयोग करेंगे? तो इन दोनों ऑर्गन्स में फंक्शन एक जैसा हो रहा है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट भी तो यही कर रहा है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपांशन। लंग्स भी वही कर रहे हैं। और दोनों स्थापित कहाँ पे हैं? थोरेसिक रीजन, चेस्ट के अंदर। तो चेस्ट का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसकी स्पीड एक्सेलरेट करना, इतना एक्सेलरेट करना कि खूब तेज गति से तो हार्ट पंप करने लगे ब्लड को, और खूब तेज गति से वायु बार बार धोंकने की तरह, लाइक धोंकनी यानी कंप्रेशर की तरह। धोंकने के बारे में सुना है? नए बच्चों ने तो देखा भी नहीं किसको कहते हैं। लोहार के पास चमड़े की एक थैली हुआ करती थी पुराने ज़माने में, तो चमड़े की एक थैली, उस पर जंजीर बंधी होती थी और वो खींचता था और छोड़ता था। उसके फैलने और सिकुड़ने के कारण वायु पंपिंग करके भट्टी की तरफ जाती थी और आग तेज होती थी। तो वो धोंकनी जैसा चलाता था, ऐसा धोंकनी की तरह अपनी चेस्ट को एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करना। ये चेस्ट के एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्रभाव कहाँ होगा? हार्ट पे और लंग्स पे। ये तेज गति से रक्त को और वायु को पूरे शरीर में दौड़ाएंगे, और इससे जितनी इम्प्यूरिटीज जमा हो रही है पूरे रास्ते में, चाहे वायु के रास्ते में चाहे रक्त के रास्ते में, उसको ये क्लीन कर देगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो अभी यही है, जिन लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम है वो ब्लॉकेज से। और कुदरत ने कितना बड़ा वरदान दिया है हमको कि जब तक आपकी कोई आर्टरी का ब्लॉकेज बियॉन्ड 70% न हो, तब तक तो इंजनल पेन होती नहीं। इंजनल पेन क्या है? आपको संकेत है कि देखो अभी भी संभल जाओ, समय है, ये ब्लॉकेज को येन केन प्रकार दूर करो। अगर ये ब्लॉकेज बना रहा तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, वो खुद अपनी जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। ये इंडिकेशन है, अलार्म। और अलार्म कब बजी? 70% ब्लॉकेज तक पहुंच गए, उसके बाद अलार्म बजना शुरू हुआ। यानी 30% काम करता रहा केवल आपका हार्ट, तब तक वो आपको परेशान नहीं करता। उसकी 30% कैपेसिटी रह गई केवल, तब तक आपको परेशान नहीं करता है। लेकिन उसके बाद तो जब उसके ऊपर आ जाती है फिर वो संकेत करता है। तो कैपेसिटी तो कितनी दी कुदरत ने। अगर पूरा 100% उसका यूज़ कर दे तो कितनी पावर है इसमें। तो उसका 100% यूटिलाइजेशन करने के लिए उसकी पंपिंग को फास्ट करना पड़ेगा। इसी क्रिया का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ धोंकनी होता है। लोहार की धोंकनी की तरह वायु का रेचन पूरक करना। इसमें क्रिया को दो भागों में बांटना। पहला एक्टिव पोर्शन जिसमें गति है, और दूसरा पैसिव पोर्शन जो स्टैटिक है, जिसमें कुंभक है। आधे हिस्से में गति है और शेष आधे हिस्से में कुंभक है। तो क्या करना है? सीने का विस्तार और संकुचन, मुख्य फंक्शन को अच्छे से समझ लेना। अक्सर यहाँ भ्रमित हैं अधिकांश साधक, वो नाभि का संकुचन और विस्तार करते रहते हैं, जबकि नाभि के क्षेत्र से हार्ट का और लंग्स का कोई लेना देना सीधे सीधे तो नहीं है। सीधे सीधे लेना देना थोरेक्स का ही है। तो थोरेसिक रीजन ही चलना चाहिए, ऊपर नीचे। जैसे आपने हवा भरी कभी बचपन में साइकिल में पंप से, तो पिस्टन के साथ ऊपर आता है हवा नली से, और जैसे आप दबाते हो तेजी से बाहर। तो जब पंप का पिस्टन नीचे जा रहा है तब हवा तेजी से वेग से बाहर आ रही है, फुफकार की तरह। ऐसे जबकि आप चेस्ट जब नीचे आए तो वायु वेग से बाहर निकलना चाहिए, फोर्स आउट होना चाहिए। तो ऐसे श्वास को चलाना है सीने से कि विस्तार के साथ श्वास त्वरित आए और संकुचन के साथ तेजी से निकले। रेचन सदैव बलपूर्वक, रेचन जो करना है श्वास को बाहर जो धक्का मार देना, जैसे किराएदार को सामान समेत बाहर निकाल दिया पूरा। और आते समय सडन
इतना तेज आए कि अगली प्रश्वास और पिछली प्रश्वास दोनों एक हो जाए, बीच में श्वास कब आया मालूम ही नहीं पड़े। दो प्रश्वास के बीच में एक श्वास बगैर आए तो निकलेगा नहीं, तो आना तो ही इतना सडन आ जाए कि उसका आना पता ही नहीं चले, केवल जा ही जा रहा है ऐसा मालूम पड़े। हम देखें अगर प्रैक्टिकली करते हुए तो हमको ऐसा लगेगा है बस छोड़ ही छोड़ रहे हैं, अंदर तो ऑटोमेटिकली आ रहा है पर बड़ा सडनली आ जा रहा है। तो रेचन सदैव बलपूर्वक और पूरक सदैव शीघ्रतापूर्वक करते हुए वायु के वेग को बढ़ाना, अपनी सामर्थ्य जितनी उतना बढ़ाना, क्योंकि करने से श्रम होगा। बार बार जब आप एक्सर्ट करोगे अपने मसल्स को, बार बार एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो एक्सर्शन होगा। वो एक्सर्शन आपके टॉलरेंस के भीतर हो उतना तक उसकी गति को बढ़ाना, उतना जरूर बढ़ाना। जब उस हाइट पर पहुंच जाओ तो ठहर जाओ। यहाँ उसका उत्तरार्ध दूसरा पार्ट, दाहिने नथुने से पूरक करना, आंतर कुंभक करना, बाएं से रेचन करना और बाह्य कुंभक करना, ये पूरी प्रोसेस है। तो एक बार धोखनी चलाना ठीक ठीक आ जाए। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ, कि ये जो धोखनी चलाने की प्रक्रिया है इसको आप कितना इफर्टलेस कर सकते हो। इफर्टलेस करने में क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटा श्वास, ज़्यादा गहरा मत लीजिए, छोटा छोटा, छोटे छोटे स्पंदन चले, छोटा छोटा धक्का चलता रहे, थोड़ा थोड़ा सीना उठे नीचे आ जाए, उठे और नीचे आ जाए, उठे और नीचे आ जाए, फास्ट। तो देखो एक बार कैसे चलाना। ये धोखनी चलाना ठीक ठीक परफेक्टली आ जाए तो फिर बचेगा में नया कुछ है नहीं करने को, क्यों धोखनी चलाना ही ठीक ठीक आना चाहिए। तो देखो कैसे करना। जब श्वास बाहर आ रहा है, आवाज़ आ रही वहाँ तक श्वास की कि बाहर निकल रहा है, अंदर आ रहा है पता नहीं चल रहा है, लगातार ऐसा लग रहा है धक्का ही धक्का लगाए जा रहे हैं, श्वास को बाहर फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। और बिल्कुल छोटा छोटा स्ट्रोक, बहुत गहरा ले जाने की जरूरत नहीं हवा को, तो इसमें कम श्रम होगा और ज़्यादा देर तक आप इस प्रक्रिया को चला सकते हैं। जितना लंबा हो उतना अच्छा, जितना देर तक आप चला, ये धोखनी यस, जितना देर तक आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो जरूर चला। फिर जब रुक जाओ तो दाहिने से पूरक करना, आंतर कुंभक करना, बाएं से रेचन और बाह्य कुंभक। तो एक बार पूरी प्रक्रिया आप देख लो, मैं एक बार करके पूरी प्रोसेस कुंभक सहित आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर अपन साथ में करें। इस समय पेट पे हलचल नहीं है, सीना चल रहा है केवल ऊपर नीचे, ध्यान देना बराबर। कंधे भी नहीं चला रहे, गर्दन भी ऐसे नहीं चला रहे। कई लोग ये सब तमाम गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग केवल पेट चलता है, कुछ लोग कंधे चला के संतुष्ट हो जाते हैं, हमने सीने को चला लिया, नहीं चला। कुछ लोग गर्दन नहीं वहाँ हम तो हमारा वास्ता सबसे बड़ा है, केवल सीना चला। अगर इफेक्ट राइट डायरेक्शन चाहिए तो अप्रोच राइट डायरेक्शन में चाहिए। तो ठीक ठीक यहीं पर केवल मूवमेंट, और इतनी सहज मूवमेंट है कि बहुत ज़्यादा आपको ताकत भी लगानी नहीं पड़ रही है, आराम से चल रहा है, बिल्कुल एक रिदम में। ऐसा रिदम में चलना सीखो। हाँ सर, लेना भी है ना कि केवल छोड़ना कैसे करोगे? नहीं, उसको अपने आप आने दो, वही। वही चीज नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं, सर ने बोला था ना कि वो सडन आ जाएगा एकदम अपने आप खाली हुआ और आ जाएगा। वो तो आपको सोचने तक का मौका नहीं देगा, आ ही जाएगा। तो एक बार देख लो, करो मत, देख लो एक बार।
रुके, दाहिने से पूरक, अंतर कुंभक, मंद वेग से बाएं से रेचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, विपरीत क्रम सुबंध शिथिल। ठीक ठीक समझ में आ गई? कुछ पूछना? करके देख लो, फिर अपनी गलती अपने को पता चल जाएगी तो सुधार हो जाएगा। तो एक बार कर लो, बस मैं देखूंगा केवल, आप करो आप। एक बस मूवमेंट की, हर बार जब चेस्ट नीचे आए फोर्स आउट हुआ, ये ध्यान रखना। चेस्ट नीचे आते समय श्वास बाहर जाना चाहिए। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अपनी अपनी क्षमता से जितनी देर चला सको उतनी देर चलाओ, कोई समय सीमा नहीं है। जब थक जाओ तो रुक जाओ, दाहिने से पूरक करो, आंतर कुंभक करो, जब घुटनों होने लगे जोर से रेचन करो, बाह्य कुंभक करो, जब बाह्य कुंभक न रह सके विपरीत क्रम से बंद छोड़ो, वापस आ जाओ। फास्ट मूविंग ब्लड, उसको महसूस करो, आंखें बंद करो, थोड़ी देर बैठो। पूरी बॉडी में एक एक वेन्स में, एक एक आर्टरीज में पूरी तेज गति से रक्त दौड़ रहा है। और ऐसे ही वायु के तीव्र वेग, शरीर का एक एक रोम रोम रोमांचित हो गया है। एक एक कण कण में जैसे वायु खूब तेज गति से दौड़ रहा है, उसकी कल्पना करो। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो, इन प्रभावों को अनुभव करो। इस सारे प्रयोग के द्वारा शरीर में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, गर्मी पैदा हुई है, उस गर्मी को अनुभव करो। सीने की मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन से जो तरंगें उत्पन्न हुई है वे हृदय के पीछे रीढ़ तक पहुंच रही है। रीढ़ के जिस बिंदु पर यह घनीभूत हो रही है, इकट्ठा हो रही है, वही अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। आज पहली बार हमने अपने अनाहत चक्र से साक्षात्कार किया है। इस चक्र का नाम क्या है? अनाहत। अनआहत, दो टुकड़ों में बांट लो उस शब्द को। अनआहत, कोई भी ध्वनि दो चीज़ों के टकराने से पैदा होती है। सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है, जब तक दो चीज़ें आपस में टकराएगी नहीं, ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्टेथो लगा करके यहाँ रखो, आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी, लब ढप की ध्वनि। अंदर कौन है जो जहाँ आपस में टकराहट चल रही है? बिना टकराहट के पैदा होने वाली ध्वनि, नॉन स्ट्रक साउंड, अनहत नाद। ये अनहत नाद का कहना है। यहाँ नाद पैदा हो रहा है हर क्षण। जब तक ये नाद है तभी तक जीवन है। ये अनहत नाद है, इसलिए इसका नाम अनाहत चक्र। ये नॉन स्ट्रक साउंड पूरे लाइफ टाइम बना रहता है। और इसीलिए हृदय प्रदेश को ही ईश्वर का निवास स्थान कहा है। ये जो नाद कायम रहेगा वही ईश्वर है, ईश्वर का ही एक संदेश है। ये जब तक कायम है तब तक जीवन है। तो ये उसी का परिचय दे रहा है जो हमारे अंदर छुपा बैठा है और निरंतर इस पूरी व्यवस्था को संचालित कर रहा है। ये अनाहत चक्र है, उसकी पहचान। कल अपन बात करेंगे विशुद्धि चक्र के बारे में और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, कि पहली बात तो इस चक्र को विशुद्धि चक्र क्यों कहा। नामकरण के पीछे भी बड़ी गहरी सोच है।
विशुद्धि, शुद्धि मानी प्योरिटी, शुद्धिकरण, सफाई, विशुद्धि विशिष्ट शुद्धि। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर का शोधन किया जाता हो, वो जिस व्यवस्था से चलता हो, वो विशुद्धिकरण। तो हमने कहा था कि ये कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र है जो हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम को रेगुलेट करता है। आपके एंडोक्राइनल सिस्टम का काम क्या है? ये एंडोक्राइनल सिस्टम जो रसायन निर्मित करता है शरीर में, वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ही तो संचालित करती है शरीर में। जितने ये बना, इनको एक कॉमन टर्म में डिराइव किया गया है। हमारे एंडोक्राइनल ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रेशंस को एक कॉमन टर्म हार्मोन्स कहा जाता है ना, विच हार्मोनाइज द बॉडी केमिकली। रासायनिक रूप से शरीर को संतुलित रखने का उत्तरदायित्व इनके ऊपर है। और संतुलित कब रख पाएंगे? शरीर पूरा रसायनों का पुंज है, तो पूरी रासायनिक व्यवस्था इसके ऊपर निर्भर है। अगर इसके प्रवाहों में थोड़ा भी कमी बेसी आई तो वो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो इसका काम विशुद्धिकरण का, हार्मोनाइज द बॉडी केमिकली। तो इसलिए ये विशुद्धि चक्र की बड़ी महत्ता है पूरे शरीर के संचालन और नियंत्रण में, रासायनिक नियंत्रण में। तो कल अपन बात करेंगे इसके विषय में विस्तार।